एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और इस वक्त मैं अपने ऑफिस के उस रूम में खड़ा हूं। ऐसा ही रूम अगर मीडिया हाउस में हो तो काफी सीक्रेट रूम माना जाता है। लोगों के बीच में ये बातें होती हैं कि रूम अंदर से कैसा होता है, यहाँ से अगर कोई छुप छुपा कर मिलकर चला जाए तो सुर्खियां बन जाती हैं ऑफिस में। लेकिन समाचार प्लस में ऐसा हाल बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त मैं खड़ा हूं चैनल हेड के कमरे में, जहां से ये स्पेशल टॉक शो लेकर हम आपके बीच में आए हैं। दरअसल आज जिस तरह से नतीजे तमाम राज्यों में सामने आए, वो हो सकता है कि कुछ धड़ों के लिए काफी चौंकाने वाले रहे हो, लेकिन समाचार प्लस के लिए ये नतीजे बिल्कुल भी चौंकाने वाले इसलिए नहीं थे क्योंकि हमने सबसे बड़ा एग्जिट पोल जो किया था, और एग्जैक्ट उन्हीं आंकड़ों के आसपास, बल्कि एग्जैक्ट वही आंकड़े अगर आए हैं, मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। इन नतीजों के क्या मायने हो सकते हैं और वो तमाम पहलू, कांग्रेस की हार की क्या वजह बना, इससे पहले एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपको बता दूं, देश में कुल 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बात करूं तो 16 में अब बीजेपी की सरकार हो चुकी है। 12 राज्यों में बीजेपी अकेले अपने दम पर है और सत्ता में रहेगी, जबकि कांग्रेस अब 3 राज्यों तक सिमट चुकी है। गठबंधन के साथ मिला ले तो ये संख्या 5 तक बैठती है, तो धीरे धीरे उसकी स्थिति और कमजोर हुई है। इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं हमारे चैनल हेड जेपी शर्मा जी जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी दीपक व्यास मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता अपूर्वा जी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं, मेरी सहयोगी हैं राखी जी और छवि, और साथ ही पीके शर्मा, और भी कुछ चेहरे आपके जाने पहचाने मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। जेपी सर, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। इन नतीजों के, इस मैंडेट के मायने क्या निकाले जाएं? सीधा और स्पष्ट और पहला, और मुझे लगता है कि आखिरी भी यही है कि इस चुनाव को लोकसभा चुनाव की भूमिका के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार हैं, उन दोनों नेताओं ने इसी हिसाब से तैयारी की कि ये चुनाव सिर्फ राजस्थान के, मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के चुनाव नहीं है। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से लोकसभा चुनाव का पहला चरण है ये। कम से कम इसकी भूमिका, उसकी पृष्ठभूमि, उसके लिए ज़मीन तैयार करने का एक मौका है। मैंने आज से कई दिन पहले जब हमारी बातचीत हो रही थी, तब से मेरा ये कहना रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अगर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अपने चेहरे को आगे किया है, और आप यूँ कहिए कि अपने चेहरे को आगे करने का जोखिम उठाया है, तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने इससे पहले तमाम गणना जितनी की जानी चाहिए वो सारी कर ली होगी। ये आंख मूंद कर रिस्क लेने वाले राजनेता नहीं हैं। वो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, लेकिन प्योरली जो रिस्क होती है वो नहीं ले सकते। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जीत का गणित बैठ रहा होगा तीनों राज्यों में, इसलिए उन्होंने अपने चेहरे को तभी आगे किया है। अब इसका दूसरा तरीका ये भी है देखने का कि चूंकि उन्होंने अपना चेहरा आगे कर दिया तो जीत सुनिश्चित होगी तीनों राज्यों में जो भी हो। लेकिन मैं मानता हूँ कि 2024 के लिए बीजेपी की बहुत बेहतरीन ज़मीन तैयार हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी को अब मैदान में जाने में एक अलग तरह के आत्मविश्वास का एक अतिरिक्त यूँ समझ ली कि एक बल मिल गया है। ठीक दूसरी तरफ कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन की जो बात हो रही थी, जो अन्य कारणों से पहले ही काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ चुकी है, वो अब मटियामेट जैसे होने जैसी स्थिति आ जाएगी इन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद में। कांग्रेस का और यूँ कहिए कि विपक्ष का एक जो संयुक्त अभियान था ना, जिसकी पृष्ठभूमि ही तैयार हो रही थी अभी, तो वो पूरा तैयार होने से पहले ही एक तरह से छितरा गई है। तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अंदरूनी राजनीति में, बाकी सब जो लोकल फैक्टर्स हैं उनमें कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, बहुत विस्तृत विषय है। लेकिन जो मोटा सा इसका क्रक्स दिखाई देता है वो ये है कि 2024 के हिसाब से 2023 में भारतीय जनता पार्टी की ये जो कामयाबी है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, क्या इन राज्यों में प्रदेश नेतृत्व को या प्रदेश की टीम को इस हद तक धुंधला कर दिया गया कि सिर्फ अब नेशनल परिदृश्य ही नज़र आ रहा है या नेशनल चेहरे ही नज़र आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है स्वप्निल कि स्थानीय नेताओं को धुंधला कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई चेहरा ऐसा है आपके पास जो गारंटी देता है इस बात की कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ख़ास तौर पे तब जब आपको सक्सेस चाहिए ही चाहिए। 2018 में भी ये स्थिति थी जब लोग ये कहते थे कि जो स्थानीय नेता हैं उनको बीजेपी की लीडरशिप प्रमोट नहीं कर रही, जानबूझकर प्रमोट नहीं करती, इल्ज़ाम। लेकिन तब ऐसा हुआ था कि वहाँ शिवराज सिंह का चेहरा आगे था, रमन सिंह का चेहरा आगे था, वसुंधरा राजे का चेहरा आगे था। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि 2024 का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे हुए हैं पिछले 5 साल में, किसान आंदोलन जैसे और भी कई चीज़ें ऐसी हुई हैं
बंगाल में इतनी बड़ी पार्टी के अभियान के बावजूद वहाँ पर विक्ट्री नहीं मिलना, हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म किया बीजेपी ने वहाँ, लेकिन ऐसा माना जा रहा था, ऐसा समझा जा रहा था, ऐसा कहा ज़्यादा जा रहा था विपक्ष के द्वारा कि मोदी मैजिक अब कमज़ोर पड़ गया है। तो उस बात को, उस मिथक को तोड़ने के लिए और वापस इस फैक्ट को एस्टेब्लिश करने के लिए कि मोदी मैजिक जो है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी हैं जितनी 2014 में थी, ये ज़रूरी था कि ये 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी जीते। तो मुझे लगता है कि इन 3 राज्यों की जीत जो है वो किसी स्थानीय नेतृत्व को दबाने के लिए मोदी का चेहरा आगे किया गया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन साथ में एक बात ज़रूर है कि इन 3 राज्यों में चुनाव चूँकि मोदी के चेहरे पर जीता गया है, भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उसके नाम पर जीता गया है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर एक नवाचार करना है और पार्टी को एक नया फेस अपना तैयार करना है, ओवरऑल पार्टी का एक नया फेस, एक नई भाजपा को तैयार करना है, तो उसकी शुरुआत करने के लिए ये एक मौका हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि अब कुछ प्रयोग किए जाएँ, पार्टी इस स्थिति में है कि कुछ प्रयोग किए जाएँ, लेकिन ध्यान रखना होगा कि आपके पास 3 महीने का समय वो समय है जिसमें आपको कुछ करके दिखाना है। लोकसभा चुनाव में जाने से पहले आपके ऊपर प्रेशर ऑलरेडी, जैसे राजस्थान की बात करिए तो राजस्थान में खजाना खाली है, ऐसा कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, खुद ही कह रहे हैं, और फैक्ट्स भी ये हैं कि ओडी बहुत ज़्यादा है, तो उस लिहाज से आपके पास करने के लिए बहुत कम गुंजाइश है। दूसरी तरफ आपको ये कहना पड़ रहा है कि हम समीक्षा करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा करेंगे, जो दूसरी योजनाएं चल रही हैं, हम लोग कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा आखिरकार, और पैसा नहीं आएगा तो अगले 3 महीने में, 4 महीने में आप क्या करके दिखाएंगे, बड़ा चैलेंज है। लोकसभा चुनाव से पहले आप ये मान लीजिए कि 90 दिन की डेडलाइन है आपके पास, 90 दिन के अंदर आपको इतना डिलीवर करना है कि लोगों को भरोसा हो जाए कि हमारा वोट सही जगह गया था और इसी जगह वोट हमारा अब अप्रैल मई में जब जाएगा तो इसी जगह जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति बनानी होगी कि इस टास्क को पूरा किया जा सके। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अपूर्वा जी भी हैं। अपूर्वा जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूं जिस तरह की जीत आपको मिली है राजस्थान में और अन्य 2 राज्यों में भी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कई बार क्या होता है, जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, या तो पेट भर जाता है या हम तृप्ति होने तक ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं। ये जीत आप कैसी मानती हैं? भरपेट पेट भर गया है या नहीं, थोड़ा सा खाली रह गया, मज़ा नहीं आया? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। ऊपर से मैं ये कहूँगी कि ये जो जय हुई है ये जनता की हुई है और पराजय जो हुई है वो राजस्थान की सत्ता की हुई है। मोदी जी के कुशल नेतृत्व के अंदर, आदरणीय नड्डा जी की जो कुशल रणनीति है उसके साथ में, और अमित शाह जी की रणनीति और संचालन, सारी चीज़ें जो मिश्रित रहीं और हमारे कार्यकर्ताओं की भी जो मेहनत है उन सब के साथ मिलकर ये परिणाम आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत से ज़्यादा मैं कहती हूँ भारतीय जनता की जीत है, और जब जनता जीतती है तो मुझे लगता है भरने का, खाली रहने का कोई सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जब अपनी जनता के नहीं, लेकिन आप जैसे 135 से ज़्यादा लाएंगे, एम आपका 160 170 के आसपास का था, आई 115 है। देखिए, 115 भी एक एब्सोल्यूट और बहुत स्पेसियस मेजॉरिटी है। दूसरा विषय ये है कि बहुत सारे एग्जिट पोल तो छत्तीसगढ़ भी हमारे पास नहीं दिखा रहे थे। ये हमारे संगठन को विश्वास था, हमारे कार्यकर्ता को विश्वास था कि छत्तीसगढ़ हमारे पास आ रहा है, मगर छत्तीसगढ़ मीडिया के लिए या मैं कहूँ आम जनता के लिए एक अनएक्सपेक्टेड सी जो गिफ्ट है वो मिला है भारतीय जनता पार्टी को। हमें तो विश्वास था, तो इसलिए ये तो चीज़ें मुझे लगता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या आउट ऑफ रिलेवेंस है कि साहब हम 115 एक्सपेक्ट कर रहे थे या 156 एक्सपेक्ट कर रहे थे, और जीत होती है। Nothing succeeds like success एक बात होती है। तो जो ये जीत है इसके मतलब हम तहे दिल से आभारी हैं जनता। कुछ इश्यूज जो कि प्रदेश के विकास को लेकर नतीजों ने इतना तो साफ कर दिया, राजस्थान के लिहाज से कहें तो जो बीजेपी कह रही थी मोदी साथे राजस्थान, वो नज़र भी आया है। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है, खासकर जिस तरह से ब्रेक से पहले हमारे चैनल हेड जेपी शर्मा जी ने बताया। आप खुद कहते हैं कि प्रदेश में अब सरकारी खजाना बहुत बुरी स्थिति में है। आपने खुद वादे किए हैं कई सारी फ्री में चीज़ें देने की, जहाँ तक वो 12,000 रुपये वाली बात हो या फिर टैबलेट्स की बात हो या फिर मुफ्त शिक्षा की बात हो। पैसा कहाँ से आएगा? 90 दिन में आप लोकसभा के लिए अपने आप को साबित कैसे करेंगे? देखिए, राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल से जो है वो पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो मैं फिर भी कहती हूँ कि गहलोत साहब ने थोड़ा बहुत कुछ काम किया भी, मगर गवर्नेंस के मामले पे गहलोत साहब बिल्कुल
मूक बधिर के हिसाब के हो गए थे। आप देखिए 4.5 साल, अगर उनका टेन्योर 5 साल का आप पीछे बांट के देखें तो 4.5 साल वर्सेस 6 महीने आप कर सकते हैं। 4.5 साल उनके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी गुड गवर्नेंस की। आपको क्या लगता है यहाँ की महिलाओं ने जो एकजुट होकर के वोट दिया है बीजेपी की तरफ, या यहाँ के युवाओं ने जो एकजुट होकर वोट दिया है बीजेपी की तरफ, उसका नंबर्स में इतना भी एकजुट नहीं दिख रहा है ना। नहीं, उसका आधार क्या है? उसका आधार ये है कि महिलाओं ने अपने प्रति देखा कि जो माहौल है वो बहुत असुरक्षित माहौल है। युवाओं ने देखा कि उनके प्रति जो माहौल है वो बहुत असुरक्षित माहौल है। उनके सपने, उनके हौसले, उनके उड़ान, उनकी शिक्षा, सारी चीज़ों का दाव जो है सरकार ने लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सत्ता में, लेकिन इन्हीं चीज़ों पर तो आपने वादे किए हैं, जैसे आपने महिला थाने का वादा किया है, वहाँ पर आपको महिला पुलिसकर्मी भी लगानी है, ये भी आपने कहा है, उनकी तनख्वाह की बात होगी। घूम फिर कर तो बात यही आ रही है ना कि आपको पैसों की ज़रूरत है। सरकारी खजाना आपको कैसे सपोर्ट करेगा जब वो कुछ है ही नहीं, जो कि आप खुद कह रही हैं। देखिए राजस्थान में जैसा अभी आपके हेड साहब ने कहा कि साहब गुंजाइश अब बहुत कम रही है, मगर मैं कहूँगी जहाँ गुंजाइश कम है, संभावनाएं हमारे पास में असीम और अपार है। अगर हम संभावनाओं को टैप करेंगे राजस्थान के अंदर तो मुझे लगता है हम विद इन 2 और 3 ईयर्स ही राजस्थान को एक ऐसा राजस्थान, सुनहरा राजस्थान बना देंगे। जैसे कहते थे सोने की चिड़िया भारत हुआ करता था, वैसे ही मुझे लगता है एक सोने की धरती राजस्थान बन जाएगी अगर हमने इसको ठीक तरीके से 2 से 3 साल के अंदर जो इसकी असीम संभावना है उसको टैप किया। चाहे हम टूरिज्म पे बात कर लें, चाहे हम सोलर हब पे बात कर लें, चाहे लेकिन देखिए, आपने महिलाओं की बात की, हमारे जो महिला सहयोगी एंकर्स हैं उनसे मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले स्टेट के इकोनॉमिक स्टेट पर जो बातचीत हो रही है बीके, बीजेपी ने पूर्व में आपको भी पता है कि बहुत बार ऐसे प्रयास किए हैं इन्वेस्टमेंट लाने के, पैसे लाने के, रिसर्जेंट राजस्थान नाम दिया गया, लेकिन उसका कोई नतीजा क्या प्रदेश को मिल पाया? बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो वसुंधरा सरकार में इन्होंने शुरुआत की थी। केंद्र सरकार की ये डीएमआईसी स्कीम थी, उसमें डीएमआईसी में पूरे 5 साल कुछ नहीं हुआ, जबकि केंद्र में भी सरकार थी, दोनों ये डबल इंजन की सरकार थी। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। अब इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के लिए हमेशा से मोदी सरकार ये कहती रही, और भी राज्यों को, हालांकि उन्होंने कहा है केंद्र सरकार ने कि आप अपने हिस्से का वैट कम कीजिए इसके ऊपर। उन्होंने जो उसके ऊपर एक्साइज लगती है, जो उत्पाद शुल्क लगता है केंद्र सरकार के हिस्से का, उसमें कम भी किया 2022 में मई में उन्होंने। लेकिन इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट में उसने कम नहीं किया वैट, क्योंकि उसका ज़्यादातर रेवेन्यू और करंट रेवेन्यू होता है, ये रोज़ आने वाला पैसा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आज इन्वेस्टमेंट किया है और बाद में पैसा आएगा। तो उस पैसे को, उसको कम नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे तमाम जो दूसरे सारे खर्चे हैं उसको उसी से चलते हैं। तो ऐसे में अब इन्होंने, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार, आपने कहा अब आपके राज्य में सरकार है, आप कीजिए पेट्रोल डीजल पर बैठ। मैं दरअसल ये पूछना चाह रहा था, मैं पेट्रोल के इशू पर आऊँगा उनके साथ, कि जैसे रिसर्जेंट राजस्थान में MOUs हुए या इन्वेस्टमेंट आया, लेकिन उसकी कोई बहुत बड़ी छाप प्रदेश में पड़ी हो, क्या ऐसा नज़र आता है? ये सबसे, मैं आपको बताता हूँ कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो उसको लैंड, वो सस्ती चाहिए, और दूसरा चाहिए उसे बिजली की उपलब्धता, और निर्बाध रूप से उसको बिजली चाहिए। राजस्थान में ये दोनों ही समस्या है। एक तो यहाँ पर जो रीको जो लैंड होती है, लैंड औद्योगिक जो लैंड है वो बहुत महंगी है, और दूसरा है बिजली भी महंगी है, और पावर कट अभी भी सर्दियों के दिनों में हो रहा है, अभी भी चल रहा है। ये समस्या है, जबकि संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सोलर का यहाँ पर उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, और वो कंपनियां जो पावर प्लांट लगाती हैं वो दूसरे राज्यों में अपनी पावर को सेल करती है दूसरी। तो ये मिसमैनेज जरूर है। अगर ये जैसे इन्होंने कहा है बीजेपी के प्रवक्ता ने, तो संसाधन, यहाँ संभावनाएं बहुत हैं, और उन संभावनाओं को यहाँ दोहन करने के लिए नीतिगत फैसले, सही जमीन और धरातल पर वो फैसले हो, और उनकी मॉनिटरिंग हो, पॉलिसीज बनाई जाए, उनकी मॉनिटरिंग हो, तो ये संभव है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपूर्वा जी, देखिए, जहाँ पर बातचीत रुकी थी वहीं से आगे बढ़ा रहा हूँ। पेट्रोल का इशू भी उन्होंने उठाया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपका वादा क्या है कि आप वैट की समीक्षा करेंगे, जबकि आपने प्रदेश सरकार वैट को कम नहीं कर रही है, इसे लेकर आंदोलन भी किए, आप सड़कों पर भी उतरे, फिर आप समीक्षा की बात करेंगे, आप कंफर्म हो ले वैट सही है कि नहीं है। ये किस तरह की स्थिति है?
देखिए, निश्चित रूप से हमने राज्य सरकार को वेट ज़्यादा होने के लिए घेरा था और हमने ये वादा भी निश्चित रूप से किया है कि हम इसकी समीक्षा करें। पर अगर ज्यादा है तो फिर कम करने का वादा होना चाहिए था ना, समीक्षा का वादा क्यों? देखिए, समीक्षा का वादा इसलिए किया गया था क्योंकि राजस्थान की जो सरकार है, जो मैं कहती हूँ अभी जो हालात गहलोत साहब करके गए हैं कि वो कहते हैं ना कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, तो गहलोत साहब इतने वादे कर गए हैं और हमारे मोदी जी ने भी आकर ये चीज़ बोली है कि मोदी मीन्स गारंटी, और जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। तो इनको एक तरीके से मुझे लगता है कि जैसे घर की वैट कम करेंगे, सिमिलरली वैट कम करेंगे। देखिए, समीक्षा करेंगे और अगर हमको वही तो बात कह रहा हूँ, आप तो कह रहे हैं ना कि वैट ज्यादा है। देखिए स्वप्निल जी, अगर मैं आपको अभी एकदम से कमिट कर दूं कि हाँ हम आते ही वेट कम कर देंगे और पता चले कि साहब आते ही हम वेट कम करें और जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर हमें आघात करना पड़े, तो हम जनता के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें बैठ करके एक मध्यम मार्ग निकालना पड़ेगा और उस मध्यम मार्ग के लिए मुझे लगता है 2-3 महीने का समय लगेगा। ठीक है। तो पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें प्रदेश में कम हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ये अभी फिलहाल समीक्षा पर डिपेंडेंट है। लेकिन जैसा कि उन्होंने दावा किया था कि महिलाओं ने बड़ी संख्या में वोट किया और एक तरफा बीजेपी के लिए वोट किया है, उस पर एक बार आपको क्या लगता है छवि, क्या ये स्थिति है? बिल्कुल स्वप्निल जी, क्योंकि देखिए इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय गए तो वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने यही अभिवादन स्वीकार किया और साथ ही साथ कहा कि 2024 के लिए जो हमारी जीत हुई है, 2024 की गारंटी है कि 24 में भी हमारी जीत होगी। वहीं पर सबसे पहले उन्होंने सभी भारतीय जनता पार्टी और जनता का धन्यवाद दिया। उसके अलावा महिलाओं को यहाँ पर उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया, महिलाओं को काफ़ी धन्यवाद दिया, पहली महिला वोटर उनको भी काफ़ी धन्यवाद दिया। तो बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसमें महिलाओं के लिए काफी कुछ ज्यादा था। 450 रुपए में गैस सिलेंडर, हर जिले में महिला थाना, इसको लेकर के भी सुरक्षा को लेकर सबसे अच्छे पुख्ता यहाँ पर बात की गई थी उनके घोषणा पत्र में। वहीं पर तीसरी यदि हम बात करें तो स्कूटी वितरण के लिए बच्चियों को, और कॉलेज के अंदर उनको पढ़ाई को लेकर है तो उनकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन तक है वो उनके लिए फ़ीस में भी यहाँ पर काफ़ी उनको राहत दी है। तो एक तरह से किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छी खबर दी है। तो कुल मिलाकर के जो घोषणा पत्र था वो भी अच्छा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से कहा कि गारंटियाँ चालू रहेंगी, जो ये सरकार चालू रखी गई है, जो चला रही है, वो मेरी गारंटी रहेगी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास भी जताया। नतीजों का एक रूप राखी जी इस रूप में भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस की योजनाओं की छाप तो थी और मतदान जिस तरह से रहा और जिस तरह के नतीजे आए उसमें भी लगता तो है कि गहलोत सरकार की कुछ योजनाएं जमीन पर प्रैक्टिकली नहीं तो थ्योरेटिकली तो असर छोड़ती नजर आई थी। और ऐसे में उसी जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था वो उन्हीं वादों को आगे ले जाने वाली चीज थी, लेकिन उसको बीजेपी काट ले गई। मतलब बीजेपी के लगभग उसी तरह के वादों पर जनता ने ज्यादा भरोसा किया, खासकर महिलाओं ने। बिल्कुल आप सही कह रहे हो स्वप्निल। सबसे पहले जब बीजेपी का जो मैनिफेस्टो जब आया था, जो 7 जो गारंटी आई थी, तो उस वक्त जब उसके बाद में कांग्रेस का जब मैनिफेस्टो आया था 7 गारंटी, उसके बाद में जब बीजेपी का आया तो सबसे पहले ऐसा ही लगा था कि एक बचाव के पक्ष में ये आया गया है, क्योंकि जिस तरह की 7 गारंटीज आई हैं पहले से यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जितनी भी बेनिफिशरीज जो चल रही थी उसको लेकर जनता वैसे ही बहुत बेफिक्र और बहुत खुशी में थी। क्योंकि हम ग्राउंड तक गए थे, ग्राउंड पे जाके हमने जनता से बात की तो हर किसी के मन में यही, यहाँ पे 2 तरह के वोटर थे। देखिए मैंने कितने सारे ग्राउंड जीरो करे, तो मैं जब भी जनता से जाकर के मिलती थी, उनसे बात करती थी, तो उनका यही कहना था कि चाहते तो बीजेपी हैं, कुछ इस तरह के भी थे वोटर्स, चाहते तो बीजेपी हैं, लेकिन भाई अगर कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो हमारी जो फ्री की जितनी भी ये योजनाएं हैं, बेनिफिशरीज हैं, ये बंद हो जाएंगी। तो जनता को ये भी कहीं ना कहीं डर था। और महिलाएं सबसे ज़्यादा, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत कुछ निकाल करके लेकर आए थे कांग्रेस की तरफ से, तो कह रही थी कि हमारा ये सारा जो है ये सब बंद हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये गारंटी भी दी गई थी कि जनता को सहूलियत देने वाली जो जो योजनाएं हैं, जैसा कि छवि ने बोला, हम उसको बंद नहीं करेंगे। मोदी जी ने खुद ये जोधपुर में अपने मुंह से ये बात कही थी। अब जब क्योंकि दरअसल उस समय तो कांग्रेस ने एक चैलेंज उछाला था। दीपक मैं आपके पास आ रहा हूं। दरअसल उस वक्त कांग्रेस ने एक चैलेंज उछाला था। सीएम गहलोत ने कहा था कि मोदी जी इतनी बार राजस्थान आ रहे हैं तो कम से कम ये तो बताएं कि हमारी योजनाएं बंद तो नहीं करेंगे, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार भी किया और उसी दिन जनसभा में इसका जवाब भी दे दिया था कि हम इसे बंद नहीं करेंगे बल्कि इसे और बेहतर बनाएंगे। दीपक, अब एक दूसरा इश्यू, जब भी कोई मेहमान आता है और उसे हम कुछ खाने के लिए परोसते हैं तो सिर्फ मीठा नहीं देते हैं, कभी नमकीन भी उसके साथ रखा जाता है। तो वैसा ही नमकीन वाला हिस्सा जो बीजेपी के किस्मत से उनकी प्लेट में आया है वो ये है कि उनके कुछ बड़े चेहरे हारे हैं। जैसे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हारे हैं, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया हार गए हैं, 7 सांसदों में से 3 सांसद हारे हैं।
बिल्कुल, देखिए इन चुनाव परिणामों ने भले बीजेपी के पक्ष में जनता ने रुझान दिखाया हो, जनादेश बीजेपी को मिला हो, लेकिन बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो चुनाव हार चुके हैं। और ना केवल बीजेपी में बल्कि कांग्रेस में भी ऐसे हैं। सीपी जोशी का उदाहरण ले लीजिए, 2008 का चुनाव 1 वोट से वो हार गए थे, इस बार वापस से विश्वराज सिंह के सामने वो चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस की भी ऐसी स्थिति है। और यदि अब बात बीजेपी की कर रहे हैं तो बीजेपी में तो अब ऐसी फहरिस्त बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष दोनों चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में इन चुनावों ने सिखाया भी जरूर है कि आप भले ही 6 बार के सांसद विधायक हो या 7 बार के विधायक हो, लेकिन जनता ने यदि आपको नकार दिया तो नकार ही दिया। लेकिन चुनावों में हार जीत लगी रहती है। राहुल, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, चुनावों में हार जीत लगी रहती है। लेकिन क्या बीजेपी को इस सोच विचार से गुजरना चाहिए कि 2 बड़े चेहरे जो कि एमएलए थे वो नहीं जीत पाए हैं, 3 सांसद वो भी विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए हैं? बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से चिंता करने की सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि बीजेपी ने 2003 और 2013 2 टेन्योर्स में, और अब 2023, इससे पहले जब 2 टेन्योर्स बीजेपी ने एंजॉय किए हैं विधानसभा के भीतर, तब विपक्ष उतना स्ट्रांग नहीं था। या ये कह लीजिए 1 टेन्योर तो ऐसा था जहां विपक्ष नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इस बार ऐसा नहीं है। आप खुशी आज मना सकते हैं, आज खुशी मनाने का दिन है और मनाना भी चाहिए। आज कांग्रेस के यहाँ पर शोकाकुल कोई भी प्रवक्ता नहीं है, अच्छा है नहीं है, कोई बात नहीं। आज उनको शोक मनाने का वक्त दिया जाना चाहिए। जिनके अगर भावनात्मक रूप से लगे हुए कार्यकर्ता चुनाव हारते हैं तो उनको दुख मनाने का भी वक्त देना चाहिए। लेकिन कभी कभी उनका शौक बहुत लंबा चलता है, वो डिबेट आना छोड़ देते हैं। हाँ, परंतु ये मेरा मानना है कि बीजेपी इस बार विधानसभा में वो फ्रीडम एंजॉय नहीं कर पाएगी। एक बड़ी चीज़ ये कि अब तक विधानसभा के भीतर जो भी प्रोसीडिंग्स चलती थी उनमें संभालने वाला सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण नाम राजेंद्र राठौड़ इस बार के टर्म में उनके पास विधानसभा में नहीं होगा। ये भी एक चिंता का विषय है। तो बीजेपी अब उस पोजीशन में नहीं है जिसमें 2003 और 2013 के टेन्योर में थी। विपक्ष आवाज़ उठाएगा और विपक्ष बोलेगा भी। एक बड़ी चीज़ और है कि मुझे ये चीज़ लगती है कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो सबसे पहली चीज़ में दिमाग लगाती हुई दिखाई देगी और जो देना भी चाहिए एक सरकार के तौर पे, वो 2024 का इलेक्शंस होंगे, है ना। जैसे कि अभी बोला भी बीजेपी की तरफ से कमेंट आया और वो बड़ा स्पष्ट कमेंट था कि अभी 2-3 महीने लगेंगे और आप यहाँ से समझ जाइए कि वो 2-3 महीने की प्लानिंग होगी और उसके बाद में लोकसभा चुनाव आ जाएंगे और फिर लिंगर ऑन होगा, फिर लंबा चलेगा। ये कोई भी चीज़ इंस्टेंट कॉफ़ी नहीं है, ये समय लेने वाली प्रक्रियाएं हैं। किसी भी आम व्यक्ति को वो गारंटी, जो कहते हैं मोदी का बोलना कि गारंटी का पूरे होने की गारंटी, यानी ये वादे जो किए गए हैं ये पार्टी की तरफ से नहीं, आप समझिए व्यक्ति विशेष की तरफ से वादे हैं और वो कह रहा है कि मेरा कहना गारंटी की पूरे होने की गारंटी है। तो क्या ये भी चीज़ दर्शाता है, ये भी चीज़ बता रहा है कि राजस्थान में श्री रामचंद्र जी के राम राज्य का वो पहलू भी आएगा, वो वक्त भी आएगा जब श्री रामचंद्र जी के खड़ऊ जब रखे होते थे और कोई और राज करता था, लेकिन चप्पल आसीन होती थी, एक खड़ऊ आसीन होते थे, नाम रामचंद्र जी का होता था। क्या राजस्थान एक ऐसी स्थिति भी देखने के लिए जा रहा है? क्योंकि गारंटी पूरी करने का दारोमदार तो मोदी जी ने अपने कंधों पर ले लिया है। आम जनता, क्या राजस्थान ऐसी स्थिति देखने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा परिवार है। मोदी जी हमारे आदरणीय हैं, हमारे सीनियर हैं और इतने बड़े कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी वाले लीडर हैं। उन्होंने कहा है गारंटी मीन्स गारंटी, पर इससे जो सीएम बनेंगे वो, मगर इससे कोई लेन देन नहीं है कि खड़ाऊ रख करके जो है वो राज को चलाया जाएगा। मोदी जी हमेशा एक नई नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने में विश्वास रखते हैं और जो भी हमारे सीएम कैंडिडेट यहाँ पे निकल करके आएंगे और आपको पता चलेगा, वो पूर्ण रूप से अपने विवेक के साथ में और पार्टी की लाइन के साथ चलते हुए शासन को इसमें सप्लीमेंट्री है। मैडम ने कहा कि नई जनरेशन को तैयार करने के लिए वो काम करते हैं, तो आज बता दीजिए नई जनरेशन आ रही है क्या? सब ये जान, ये तो बनता है। देखिए, कायदा तो ये कहता है कि जब विधायक चुनकर आते हैं, विधायक दल की एक मीटिंग होती है, वो अपना नेता चुनते हैं, उस नेता के ऊपर शीर्ष नेतृत्व की जो है वो मोहर लगती है और उसके बाद में सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर होता है। तो क्या उसमें जनरेशनल शिफ्ट होगा? और इसी प्रोसेस के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने चलने का निर्णय पहले से लिया था, चुनावों के पहले से, और आज भी वो उसी पे। लेकिन अपूर्वा जी, आप भी जानती हैं कि विधायक दल
ऐसा कोई नाम नहीं चुनता जो आला कमान की सोच से अलग हो। कई बार तो आला कमान पर ही छोड़ दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में विधायक दल कभी बैठ के देवेंद्र फडणवीस को, हाँ वो अमूमन ये भी, अब मुझे नहीं लगता कि सर महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया था तो विधायक दल ने बैठ के देवेंद्र फडणवीस का नाम बढ़ाया होगा। वो एक आउट ऑफ ब्लू वो एक नाम आ गया था। कांग्रेस में ऐलानिया तौर पर यह किया जाता है कि आला कमान पर फैसला छोड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी सदैव तरीके से काम करती है, सदैव तरीके से राजनीति करती है, तो वहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करता है। तो वहाँ ये चीज़ सार्वजनिक रूप से ऐलानिया नहीं कही जाती है कि हमने तो साहब दिल्ली कह दिया, दिल्ली वाले देखेंगे, वो वहाँ हैं, जो कुछ बात करिए वहाँ जाके बात करिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपूर्वा जी ने जो कहा, एक अच्छे प्रवक्ता के तौर पर इन्होंने बहुत स्मार्ट क्लैरिफिकेशन दिया आपकी बात का, और जो मैंने सवाल उठाया था 2024 के चुनाव से पहले का। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से आप जो अपेक्षाएं करते हैं उनको दो हिस्सों में बांटा, एक है पॉलिसीज और दूसरा गवर्नेंस। आपने ये भी कहा कि अशोक गहलोत ने पॉलिसीज तो अच्छी थी कुछ, अब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता दबे स्वर में ही करेगा तारीफ, खुलकर तो जीत में तो बड़े दिल से बोल ही दिया जाता है। लेकिन दूसरी बात है गवर्नेंस, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत व्यावहारिक बात है। अब सवाल तो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों पर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई तीसरा चौथा दल हो, उनके ऊपर जो उठते हैं उनको आप रोक नहीं सकते, और हर पार्टी, हर सरकार सवालों के घेरे में रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी व्यावहारिक और समझदारी की अप्रोच है कि 3 महीने में आप नई पॉलिसीज़ तैयार करें, नई पॉलिसीज़ के ऊपर काम करें, वो ज़मीन पर उतरें, अपना असर दिखाएं। ये संभव नहीं है। लेकिन गवर्नेंस ऐसी चीज़ है जो पहले दिन से दिखाई देने लग जाती है। योगी आदित्यनाथ जब आए उत्तर प्रदेश में यादव फैमिली के रिजिम के बाद में, तो उन्होंने 100 दिन में एहसास करा दिया था कि रिजिम बदल गया है। राजस्थान में बहुत कुछ ऐसा है जहां आपके पास स्कोप है इस बात का कि आप ये एहसास कराएं कि राजस्थान में राज बदल गया है, खासतौर पे कानून व्यवस्था की जो बात है उसमें। हालांकि ये आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। इतना बड़ा राजस्थान, और अब धीरे धीरे जो अपराध का जो रेशो बढ़ गया है राजस्थान में, उसके हिसाब से इसको बहुत जल्दी डिलीवर करके दिखाना बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही दूसरी बात मुझे ये लगती है कि बदलाव वो हो जो नंगी आंखों से दिखे, जिसके लिए आपको चश्मा नहीं लगाना पड़े, जिसके लिए आपको कागज़ नहीं देखने पड़े, जिसके लिए आपको डेटाज का और फिगर्स का सहारा नहीं लेना पड़े कि देखिए 3 महीने पहले अपराध का आंकड़ा एनसीआरबी का इतना था और हमारे यहाँ अब इतना हो गया है, या ये देखिए फला चीज़ के आंकड़े, गरीबी के आंकड़े इतने थे और ये गरीबी के आंकड़े इतने हो गए हैं। बदलाव वो हो जो नंगी आंखों से दिखे, वो अपने आप आता है, वो लोगों के अंदर से भावना आती है कि हाँ यार कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, ये पता लगता है। तो ये पता लगवाना अपने आप में मुझे लगता है कि पहली चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है, जिसको पार्टी को किसी भी तरह से पूरा करना ही करना होगा। बिल्कुल। और कमिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ पर ये चर्चा निकली और हम उस तरफ चले गए, बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे हारे, नो डाउट आप पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्यों हारे, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा आंदोलनों को यहाँ पर बीजेपी के लिए लीड किया, वो हारे हैं। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा में सरकार की ओर से विपक्ष की आवाज़ उन्हें होना चाहिए था, वो हारे हैं। तो इन नतीजों में आप सरकार में तो आ रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष के तौर पर आपके परफॉर्मेंस को क्या ये साबित नहीं करता कि डीवैल्यू किया गया है? देखिए, जब भी चाहे माननीय सतीश पूनिया जी हों या माननीय राठौड़ साहब हों, दोनों ने ही जब विपक्ष की भूमिका निभाई तो उन्होंने पूरे राजस्थान को, समग्र रूप से पूरे राजस्थान के लिए निभाई। और हो सकता है कि जब वो ये भूमिकाएं निभा रहे हों तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज वो कम रह गई हों या समय कम दे पाए हों। हालांकि उन्होंने राठौड़ जी की तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल गई ना, आमेर की बात कर रही हूँ, अथक प्रयास करे, अथक मेहनत करी उन्होंने। पर देखिए, राजनीति के अंदर जो हार जीत होती है वो कभी भी स्थायी नहीं होती है, ये एक फेजेस की तरह होती है, आती है जाती है। और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं कि जो जनादेश आया है वो उन्होंने उसको अपने उतनी ही गरिमा के साथ में उसको शिरोधार्य किया है, और जो भी जनता का आदेश है वो शिरोधार्य तो है ही। राहुल, दिन में भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे और मैं एक बार फिर उस पॉइंट पर आना चाहता हूं, और उसके बाद फिर मैं जेपी सर से इस पर और भी क्लैरिटी लूंगा। कांग्रेस के पास ये एक मौका था कि वो यहाँ पर किसी तरह से अपने आप को साबित करते और 24 की तरफ कदम बढ़ाते अपने मुद्दों के साथ। 2 अहम मुद्दे जो वो लेकर चले, एक तो ओपीएस और दूसरा जो बात थी वो थी जातिगत जनगणना की। क्या इन नतीजों को, इस पर भी मैंडेट मान लिया जाए कि कांग्रेस के इन मुद्दों को जनता नकार रही है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप जब ध्रुवीकरण की बात करते हैं बीजेपी के लिए, तो जातिगत जनगणना उसे तोड़ने वाला एक अस्त्र साबित हो सकती थी कांग्रेस के लिए। जातिगत जनगणना बिल्कुल वो अस्त्र हो सकती थी, लेकिन ओपीएस वो नहीं हो सकता था। देखिए, ओपीएस विषय मानता हूँ, जैसी आजकल के एग्जिट पोल्स हैं उसमें
कहाँ से सर्वे किससे कराया जाता है, सैंपल साइज क्या है, इस बात का कोई अनुमान नहीं होता, और इसलिए हमारे बिल्कुल सटीक बैठ गए और बाकियों के नहीं बैठे। आज सुबह से सब लोग नस्त्री दमस मैं कह रहा था बनने की कोशिश करेंगे, शाम को कहीं हो सकता है आपको नाश्ते दिखाई दे, किसी को मौका नहीं मिला हमें। ओपीएस भी एक ऐसा विषय है जहाँ बड़ी छितराई आबादी है। आप समझिए वो ओपीएस ऐसा विषय नहीं है जहाँ पे एक ही जगह सब लोग इकट्ठा हैं और एक पूरा विधानसभा क्षेत्र प्रभावित कर दें, या 10 को कर दें, या 5 को कर दें, या 15 को कर दें। ऐसा नहीं है ओपीएस के साथ में। ओपीएस से इफेक्ट होने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन वो चुनावों में उस तरीके से प्रभाव डाल पाए ये दिखता नहीं है ना। तो वो लोगों के लिए पसंद तो है, ये पूरे देश का विषय है ओपीएस। दूसरा विषय जो आपने बताया जातिगत जनगणना, ये एक ऐसा विषय है जो राजनीति में भूचाल लाने की का मादा रखता है। पर यहाँ नहीं लाया ना, आज आपने देखा ना, उसका परिणाम भी है, यहाँ नहीं लाया क्योंकि लोगों के अंदर वो कास्ट कॉम्बिनेशंस के हिसाब से कई जगह ऐसा हुआ जहाँ कुछ लोग जीते। आज हनुमान बेनीवाल जिस तरह से हारते हारते फिर जीत गए, ये आपको बताता है कि वो वोट किस तरह से डिवाइड हुआ है। ये कल से हम लोग इसको पढ़ना भी शुरू करेंगे और जानना भी शुरू करेंगे, स्टडीज़ में साफ आएगा। आप दूसरी चीज़ ये भी चीज़ समझिए, जब आज मोदी साहब भाषण दे रहे थे, अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी का जिक्र किया। तो आप जब उनके भाषण से कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे या बिना किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के उनकी तरफ से की जाए, ऐसा होता नहीं है। वो राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले व्यक्ति हैं और बीजेपी से इस वक्त ज़्यादा अच्छी तरह से राजनीति को समझ रहा हो ऐसा लगता नहीं है। उन्होंने ओबीसी का जिक्र किया, ये उसी ब्रह्मास्त्र का काट ढूंढने की कोशिश है। जैसे कहते तो वही मेरा सवाल वही है, मैं जेपी सर का भी कमेंट ले लेता हूँ। क्या कांग्रेस के इन 2 इश्यूज में से एक इशू की हवा निकल चुकी है? नहीं स्वप्निल, मुझे ऐसा लगता है कि एक इशू का कैनवास छोटा है इनमें, एक इशू का कैनवास नेशनल लेवल का है। ओपीएस की अगर आप बात करते हैं, ओपीएस सीधा सीधा सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। राहुल का नज़रिया जैसा इस मामले को लेकर ये है कि एक छितराया हुआ वर्ग है, उसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि वो ऐसा वर्ग है जो हर जगह मिलेगा, ढाणी में भी मिलेगा, मेट्रोज़ में भी मिलेगा, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, सब जगह मिलेगा। गाँव देहात में खेती किसानी करने वाले लोगों के घर में भी अगर कोई सरकारी नौकर हो तो कोई अजूबा नहीं है। तो अगर एक व्यक्ति प्रभावित है तो वो आपके लिए ओपिनियन मेकर का भी काम करता है, तो आपकी बात बहुत लोगों तक पहुंचती है। लेकिन ओपीएस का मुद्दा आप भारत का थोड़ा सा इस तरह से भी देखें कि हमारी जो हिंदी पट्टी है, ख़ासतौर पर सरकारी नौकरियों के पीछे भागने का चलन यहाँ ज़्यादा है। पंजाब खेती किसानी करता है, उसी में खुश है, कनाडा जाना चाहता है, अगर वहाँ जाने को मिल जाए तो बहुत खुश है। इसी तरह से हरियाणा खेलों में खुश है, खेती किसानी में खुश है। दक्षिण में आप जाइए तो वहाँ बहुत बड़ा ट्रेंड है कि आपको घर में आप किसी के जाएंगे तो घर में माता पिता मिलेंगे और फ़ोटो लगी होगी, वो बताएंगे कि हमारा बेटा कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में, फला जगह सेटल है, फला जगह सेटल है। तो वहाँ ये है कि वो आईटी सेक्टर में लोग बाहर गए हुए हैं। तो सरकारी नौकरियों के पीछे भागने की जो दौड़ है वो हिंदी पट्टी में ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता कि ओपीएस एक ऐसा मुद्दा है जो पूरा एक राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर असर डाल सकता है। राज्यों के चुनाव में निश्चित तौर पर असर डालेगा, लेकिन जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो एक ऐसी चीज़ है जो पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और ये पता नहीं आने वाले दिनों में क्या रंग दिखाएगा। फ़िलहाल ये ज़रूर है कि बिहार के बाद में कोई बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं पड़ा, और राजस्थान के लिए कम से कम ये राहत की बात है कि यहाँ इस तरह की राजनीति करने की कोशिश हुई काफ़ी लंबे अरसे से, जब से बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश की तभी से। लेकिन यहाँ उस तरह की कड़वाहट जातियों के बीच में कोई ज़्यादा बड़ा असर नहीं दिखा पाई, तो ये एक राहत की बात है। लेकिन राहुल ने सही कहा कि इस बात को भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है, यानी वर्तमान नेतृत्व से मेरा मतलब नरेंद्र मोदी से है, अमित शाह से है, ये 2 व्यक्ति समय की नब्ज़ पर इनका हाथ है और इनको अच्छे से पता चलता है कि कहाँ क्या चल रहा है, आगे क्या चलेगा। अगर जातिगत जनगणना या जातिगत फैक्टर जो चुनाव में है वो आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद उभर कर आने वाला है निर्णायक फैक्टर के तौर पर, तो उनको अभी से एहसास होता है इस बात का। आपको याद होगा कि संघ का एक आध बार जो बयान आया था आरक्षण को लेकर के, वो बहुत बड़े बदलाव का कारण बना। भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है कि जाति के बारे में जब कोई बात आए तो कैसे बोलना है, कितना बोलना है, या यूँ कहिए कितना सा बोलना है, उतना ही बोलना है बस। तो मुझे लगता है कि ओपीएस एक ऐसी चीज़ है जो स्थानीय स्तर पर ज़्यादा असर डालती है। जातिगत जनगणना या जातिगत राजनीति, उसका कैनवास बहुत बड़ा है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा हिंदुस्तान उसके लपेटे में आता है। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि एकदम सतर्क है और बहुत बैलेंस तरीके से चल रही है, बहुत ही बैलेंस तरीके से चल रही है, क्योंकि ये भी तय मान करके चलिए कि जातिगत जनगणना का विरोध करने वाला जो वर्ग है
वो भी बहुत बड़ा वर्ग है, वो छोटा नहीं है, जो ये नहीं चाहता कि जातिगत जनगणना हो। बल्कि आप यूँ कहिए कि एक जागरूक वर्ग देश में पैदा हो गया है जो नहीं चाहता है कि किसी भी तरह की जाति की ही बात हो, वो जातिहीन राष्ट्र की भी बात करने लगा है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा विस्तार देने की ज़रूरत है उस वर्ग को। लेकिन खैर चलिए, वो एक आइडियोलॉजिकल बात हो गई। यहाँ बात सिर्फ इतनी है कि बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है, जिस आवश्यकता को भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से समझती है। एक नेशनल कैनवस का इशू है और दूसरा स्थानीय कैनवस का इशू है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ओपीएस पर आपका स्टैंड तो वैसे भी क्लियर है, एनपीएस बेटर है। ओपीएस प्रदेश में रहेगा नहीं रहेगा, हटाने की कुछ सोचिए नहीं सोचिए क्या? देखिए, मुझे लगता है कि एनपीएस को शायद ठीक से समझा ही नहीं गया। अगर समझा जाता तो वो ओपीएस और एनपीएस के बीच का जो इतना माइराइट कन्फ्यूजन है वो रहता ही नहीं। और जहाँ तक कि दूसरी बात जातीय जनगणना की रही, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का तो नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जातिगत जनगणना आप नहीं करवाने वाले, वो आप क्लियर कर चुके हैं। मैं ओपीएस पर चाहता हूँ कि आप मुझे क्लियर करें। बात कहती हूँ, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपने स्पीच में एक और बात कही थी कि वो चीज़ों को केवल 4 ही वर्ग की तरीके से देखते हैं। देखिए, जब कोई सत्ता विकासवादी नहीं रहती है तो विभाजनकारी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने या इंडिया अलायंस ने कभी विकास के बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए हमेशा विभाजन पर ही दिमाग रहता है। पर हमारे लिए 4 जो जातियाँ हैं वो प्रमुख हैं, जिसके अंदर उन्होंने एक नारी को बोला, एक युवा को बोला, किसान को बोला और गरीब, वंचित और शोषित को बोला। तो हमारा बल इन्हीं के ऊपर रहेगा। मैं हाँ, अपूर्वा जी, देखिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे सवाल भी बहुत वेग हो सकते हैं और जवाब भी बहुत वेग हो सकता है। लेकिन अभी बात चल रही थी वैट की और पेट्रोल डीजल की कीमतों की। इस बारे में मैं करीब 1 साल से बहस नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले मैं नियमित रूप से शो किया करता था। तो ये बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा मुद्दा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट जो थे उनकी तरफ से तर्क रहता था कि साहब, कांग्रेस सरकार है तो कांग्रेस सरकार क्यों नहीं अपनी सहमति भेजती है कि पेट्रोल को वैट के दायरे से निकालकर जीएसटी के दायरे में ले आया जाए। जब जीएसटी के दायरे में आएगा तो अपने आप टैक्स को लेकर के पैरिटी आ जाएगी। चाहे आप हरियाणा में तेल भरवाएं, चाहे जयपुर में तेल भरवाएं, वहाँ लिखा हुआ मिलता है बॉर्डर पर राजस्थान से 10 रुपये लीटर सस्ता तेल। इस तरह की चीज़ें देखी हैं। तो अगर जीएसटी के दायरे में ले आया जाए, राज्य सरकार सहमति दे दे, तो हम तो तैयार बैठे हैं जीएसटी के दायरे में लाने के लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब तो यहाँ भी आप हैं, भेजने वाले भी आप हैं, स्वीकार करने वाले भी आप हैं। तो क्या आप इस बात को लेकर लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं, राजस्थान के नागरिकों को आश्वस्त कर सकते हैं कि अब आप उसको जीएसटी के दायरे में लाने के लिए कदम उठाएंगे? दूसरी बात, एआरसीपी को लेकर जब बात चली और एआरसीपी इतना बड़ा मुद्दा बना जो राजस्थान की किस्मत बदल सकता है, उसको लेकर आप हमेशा से राज्य सरकार की कमियां खामियां गिनाते रहते हैं। नहीं तो एआरसीपी तो अब तक हो ही गया होता अगर राजस्थान की सरकार उसमें ढीलम डाल नहीं करती। तो क्या इसको लेकर भी आश्वस्त हुआ जा सकता है कि एआरसीपी परियोजना अगले 5 साल में ज़मीन पर उतारती हुई दिखाई देगी? और 5 साल में तो बहुत आगे तक पहुंच जाएगी अगर आपने शुरू कर दिया समय रहते तो। स्पेसिफिक सवाल है 2 इश्यूज पर। देखिए, जहाँ तक वेट और जीएसटी की बात रही, तो मुझे लगता है कि वेट से निकाल के जीएसटी के दायरे में लाना, ये केवल एक पर्टिकुलर स्टेट का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, सभी स्टेट्स का होता है। अगर राजस्थान सरकार, जब बीजेपी की सरकार हमारी आई गई है, अगर उनको लगता है कि हमारी अनुशंसा से ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, तो अवश्य मुझे लगता है। आपके द्वारा जो शासित राज्य हैं 16 राज्य, राजस्थान में भी सरकार आ गई तो एक राज्य से मुझे पता है कि काम नहीं चलता। ये कहा जाता था कि साहब देखिए, बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स हैं वहाँ की तो सबकी सहमति आई गई है, ये तो काम अटका रखा है कांग्रेस रूल्ड जो स्टेट्स हैं उनमें से। तो 3 स्टेट तो आपके रूल हो ही गए ना। अब आप आधे से ज़्यादा हो गए हैं और आधे से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी सहमति दे रखी है। अब आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, मैं बहुत व्यावहारिक बात करता हूँ। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आप पैसा लाएंगे कहाँ से? आपको ओपीएस को भी चालू रखना है, आपको और भी नई स्कीम्स शुरू करनी है, या अपने लिए भी तो काम करना है ना आपको। खजाना आपका ऑलरेडी खाली है, लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे आप पैसे? आप महंगाई कम नहीं कर सकते, आप वैट कम नहीं कर सकते, आपको पेट्रोल डीजल पर इतना ही पैसा लेना होगा। तो मेरी समझ ये कहती है कि पहला जो तरीका आपके पास दिखाई देता है लोगों को एहसास कराने का कि निज़ाम बदल गया है, वो है गुड गवर्नेंस, जिसमें कुछ नहीं लगता, जिसमें सिर्फ इकबाल चलता है, ऊपर से शुरू होता है नीचे तक पहुँचता है, लोगों को एहसास हो जाता है कि इकबाल है, सरकार का निज़ाम बदल गया है। अगले कुछ दिनों में आप ये कर सकते हैं। फिर मुझे लगता है दूसरा कि आपको अल्टरनेट सोर्सेज रेवेन्यू के राजस्थान में डेवलप करने होंगे। आपके पास डेजर्ट पड़ा हुआ है, बहुत लंबा चौड़ा एरिया, जहाँ से बिजली आप पैदा करते हैं, और ये बीके बताएंगे बेहतर तरीके से कि आप अपने यहाँ बिजली पैदा करते हैं, उसको पैदा करने वाला व्यक्ति बाहर बेच रहा है। राजस्थान में आपकी ज़मीन पे बिजली पैदा की जा रही है और बाहर बेची जा रही है और मुनाफा कोई और कमा रहा है, और आप बाहर से बिजली खरीद रहे हैं और सस्ता महंगे में खरीद रहे हैं।
11 रुपये यूनिट की जगह आप 18 और 20 रुपये यूनिट में खरीद रहे हैं। तो आपको इस तरह की जो चीज़त है उसको कहीं ना कहीं अगर आप लोग रोक लेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं वैकल्पिक रास्ते जहाँ से पैसा लाया जा सकता है। उन पर बहुत, मैं आपको बहुत व्यावहारिक बात कर रहा हूँ, जो दिखाई देता है सामने कि ये किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ों पर आना होगा मुझे लगता है। बचत के सेंस में भी बचत भी एक तरह की सेविंग ही है, कमाई ही है। जिस इशू को ये क्लियर करना चाहते थे, मैं अपूर्वा जी आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन जिस पॉइंट को जेपी सर चाहते हैं कि आप दर्शकों को भी समझा दें तो ज़्यादा सीधा सीधा ये मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण भी देता हूं कि ये गहलोत सरकार में एक खाद्य आपूर्ति मंत्री वो डिमांड कर रहे थे कि जीएसटी को में शामिल किया जाए, यहाँ पेट्रोल डीजल पर भी जीएसटी लागू है। एक दिन पहले शांति धारीवाल, क्योंकि वो जीएसटी काउंसिल में प्रतिनिधित्व करते थे स्टेट का, वो वहाँ पर मैंने उनको लेटर दिखा दिया कि उन्होंने उसमें इनकार किया, जबकि वो जीएसटी काउंसिल में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा था कि कितने स्टेट इसमें सहमत है, तो उन्होंने इसमें इनकार कर दिया कि हम इसमें सहमत नहीं है। आप यहाँ बात कर रहे हैं तो ये टेक्निकल बातें हैं, यहाँ मंत्रियों को नहीं पता होता ये सारा। हाँ, राजनीतिक व्यवस्था की बात है, जो शांति धारीवाल के सामने व्यवस्था थी कि रेवेन्यू आएगा कहाँ से? मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक व्यवस्था की बात है। जब आप विपक्ष में बैठे होते हैं तो आपका सोचने का नज़रिया दूसरा होता है, और सोचने का नज़रिया तो एक्चुअली सबका एक ही होता है, लेकिन बोलना वहाँ क्या होता है और यहाँ क्या होता है। कल को हो सकता है कि वो रेवेन्यू का की लिमिटेशंस, वो चैलेंजेस इनके सामने आएंगे तो इनको भी लगे कि इस तरह का कोई लेटर आया तो ये यहाँ कर कहें कि साहब अब सहमति नहीं बन पा रही, क्या करें, लेकिन खुद ही साइन करके आए कि नहीं हम सहमत नहीं हैं। तो ये कंपल्शन से क्या करेंगी पार्टियाँ? तो कुल मिलाकर बात वहीं आती है कि मुझे लगता है कि आप अल्टरनेट सोर्सेज के ऊपर काम करेंगे, और थोड़े मुश्किल हैं वो, इसलिए उनसे बचा जाता है। वो मुश्किल है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, ब्यूरोक्रेसी को झोंकना पड़ता है उसमें, इसलिए वो सब नहीं हो पाता। जो सीधा रास्ता दिखता है टैक्स बढ़ा दो या टैक्स को और बढ़ा दो, या जैसे ये अपूर्वा जी की पार्टी की सरकार थी 2018 तक, तो जो स्टेट हाईवेज थे उनके ऊपर टोल बंद कर दिया गया था। सरकार कहती है, कांग्रेस की सरकार 5 साल तक कहती रही कि हमने हर मामले में राहत दी है, राहत दी है, राहत दी है। आते ही तो शुरू कर दिया था वो स्टेट हाईवेज के ऊपर टोल, जो बंद था 5 साल तक। तो इस तरह के मुझे लगता है कि ये सीधे रास्ते हैं जिनको अपनाने की भूल कर दी जाती है। अगर थोड़ी मेहनत की जाए, थोड़ा सा दिमाग, जो ब्यूरोक्रेसी वाले खर्च करके आईएएस तो बन जाते हैं, उन लोगों का इस्तेमाल किया जाए कि भैया लगाओ दिमाग, सारे लोग बैठो और क्या रास्ता निकल सकता है निकल। बहुत सारे रास्ते हैं। बीके शर्मा हमारे बिजनेस एडिटर, कितनी बार मेरी बात होती है तो ये बताते देते हैं भाई 10 रास्ते। पूर्वा जी आपको राय देता हूँ, इनका भी आप इस्तेमाल कीजिएगा, इनके टैलेंट का भी। हाँ नहीं, सजेशंस के लिए। हाँ देखिए, अब ये कहा गया, और मुझे बड़ा दुख होता है ये जान के कि एक स्टेट जहाँ से हम आते हैं वहाँ की कम्युनिटीज़ को दुनिया भर में पैसा बचाने के लिए और पैसों के प्रबंधन के लिए जाना जाता है। हम वो लोग हैं जो अजगर के पेट में बैठ के चाकू बेचते हैं, और बावजूद इसके आज हमारा वित्तीय कुप्रबंधन फेमस हो रहा नहीं। इसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप 2-3 महिलाओं से राय मांग लीजिए घर कैसे चलाना है, वो आपको बता देंगी, बस इतने समय काम चल जाएगा। मैं बस इतनी सी बात जोड़ रहा हूँ। एक मैं इसमें जैसे पेट्रोल डीजल पर ही जो जीएसटी का मामला है ना, आप देखिए कि ये आंकड़े कई बार जो पेट्रोलियम डीलर्स हैं वो भी कह चुके हैं कि हमारे जो क्योंकि हरियाणा, पंजाब और हम पड़ोसी राज्यों से जैसे मिले हुए हैं, जो गुजरात पोरबंदर से इधर से जो पोर्ट पर माल आता है वो उत्तर भारत में सप्लाई होती है, राजस्थान में होकर निकलते हैं। वो 2-2 टैंकर अपने ट्रक में रखते हैं, वो वहाँ से रवाना होते हैं, उसके बाद राजस्थान जब निकल जाता है तो अपनी गाड़ी में डीजल भरवाते हैं। यहाँ से राजस्थान के लोग भी जब जाते हैं दिल्ली या उनको उत्तर में जाना, तो यहाँ इतना ही वो पेट्रोल लेते हैं कि बस बॉर्डर क्रॉस हो जाए। हाँ, तो इससे रेवेन्यू लॉस होता है। और यहाँ जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जो पेट्रोल पंप है वो डीलर्स हैं वो खाली हैं, उनका व्यवसाय नहीं होता, वो अपनी जो एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी नहीं निकाल पाते, और पड़ोसी उसमें जाकर दूसरे राज्य में जाकर वो पेट्रोल डीजल, तो उससे रेवेन्यू लॉस भी होता है। तो ये ऐसा कई बार होता है, ये हमेशा नहीं होता, लेकिन कई बार ये भी होता है कि जब हम टैक्सेशन कम करते हैं तो उस दायरे में ज़्यादा लोग आते हैं और रेवेन्यू ज़्यादा आता है। क्योंकि ज़्यादा जब टैक्स होता है तो टैक्स की चोरी करने की उसमें संभावनाएं या टैक्स को बचाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। लेकिन टैक्स कम होता है तो ज़्यादा लोग शांति से और सिस्टम में रह के काम करने की कोशिश करते हैं, तो उससे रेवेन्यू भी बढ़ता है। अपूर्वा जी समझ रही है ना आपको इनकी सजेशंस की जरूरत क्यों है? आप मोटे तौर पर मैं अपूर्वा जी, लेकिन एक सवाल जो हमारे चैनल जेपी सर ने पूछा, देखिए अपने आप जगह मिलती जा रही है आज
जैसे बीजेपी को भी अपने आप जगह मिली काफ़ी मेहनत के बाद। लेकिन सवाल यह है कि ईआरसीपी का मुद्दा जेपी सर ने उठाया, वो कहीं इस चर्चा में रह न जाए। आपके केंद्रीय मंत्री ये बोलते हुए एक वीडियो में सुनाई दिए थे कि राज दे दो, ईआरसीपी दे दूंगा, और राज मिलते ही दे दी जाएगी। उसको लेके स्टेटस क्या बन रहा है? देखिए, राज से पहले ही हमने पार्वती काली सिद्ध जो परियोजना रिवाइवल की हम लेकर आए हैं, वो ईआरसीपी से कहीं ज़्यादा बेटर है और प्रूव भी हो चुकी है, और उसके ऊपर काम भी हमने अपने स्तर पर। ईआरसीपी भी तो आप ही का प्रोजेक्ट था ना? जी हाँ, बिल्कुल था, मगर ईआरसीपी के अंदर कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स थी। जैसे ईआरसीपी में पहले भी हमारी बहुत सारी डिबेट्स हुई, उसके अंदर हमने देखा कि भाई साहब वाटर डिपेंडेबिलिटी। ईआरसीपी में टेक्निकल फॉल्ट्स थे या उसके जो पेपर्स बनाए गए उसका जो उसकी डीपीआर बनी थी उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट्स थे। मगर अब उसको जैसे ही हमारा राज आएगा, देखिए हमने वादा किया है कि 13 जिलों को हम प्यासा नहीं मरने देंगे, तो हम बिल्कुल नहीं मरने देंगे। और 13 जिलों के अंदर मैं कहती हूँ, ईआरसीपी पर आपके घोषणा पत्र में क्या है? 1.5-2 लाइनें? नहीं, 1.5-2 लाइनें भले ही हूँ, मगर आप ये देखिए पार्वती काली सिंध की परियोजना भी जो हम लेकर आए हैं वो ईआरसीपी से बेटर लेकर आए हैं, ईआरसीपी से कम लागत पर लेकर आए हैं, और ईआरसीपी से ज्यादा पानी उसमें मिल रहा है और कम पैसे में मिल रहा है। तो आप मंशा देखिए, केवल एक ईआरसीपी से हम अगर कनेक्ट होकर के बैठे रहे तो वो नहीं, 13 जिलों से ज्यादा जिलों को। इससे हम क्या मंशा समझे कि ईआरसीपी ना सोचें? उससे आप सिर्फ एक ये मंशा समझिए कि जिन 13 जिलों को हमने पानी पिलाने का और फसलों को लहलाने का वादा किया है, वो वादा निश्चित रूप से पूरा होगा, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी वादा जो है वो खोखला नहीं होता। नहीं, पर क्या बस एक चीज, क्या ये 5 साल इनफ रहेंगे? क्योंकि जेपी सर ने अपने सवाल में ये हिस्सा भी जोड़ा कि अगर आप करते हैं तो 5 साल इनफ है, बल्कि उसके नतीजे भी दिखने लगेंगे। देखिए, अगर सही मंशा और अच्छी नीयत के साथ में काम किया जाए तो 5 साल एक एम्पल टाइम होता है, और भारतीय जनता पार्टी इसी प्रतिबद्धता के साथ में सत्ता में आई है। तो आप निश्चिंत रहिए, खुशहाल और विकसित राजस्थान के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उसको उठाएंगे। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन ईआरसीपी के मुद्दे पर ही था कि जब वोट चाहिए थे, जिस वक्त कांग्रेस कह रही थी कि हम 13 जिलों को पानी दे रहे हैं, हमने जो बीजेपी की तरफ से जो योजना शुरू की गई है उसको बंद नहीं किया, उस वक्त आप कह रहे थे कि देखना ये आपको कुछ नहीं देंगे। हम अगर होते, क्योंकि हमने जिस वक्त शुरू करी थी, अगर आप दोबारा अभी कांग्रेस की जगह अगर हम होते तो अब तक ये शुरू हो जाते। और अब यहाँ पर पूर्वा जी कह रहे हैं कि यहाँ पर काली सिंध को ये बेटरमेंट के लिए बता रहे हैं कि आप हमारी मंशा देखिए। मैं इसका जवाब दूंगी। देखिए, ईआरसीपी के अंदर जो टेक्निकल फॉल्ट थी वो ये थी कि मध्य प्रदेश ने ही, जब कमलनाथ जी की गवर्नमेंट थी, उसके ऊपर एक टेक्निकल एरर लगा करके भेज दिया था, रिमार्क लगा के भेज दिया था। वाटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर 2 स्टेट्स के बीच का है और अगर दूसरा स्टेट राजी नहीं है, और अब तो वहाँ एमपी में बीजेपी है, मैं वही कह रही हूँ, सेंटर अगर किसी भी। बट एक बात बताइए मुझे, एक बहुत प्रैक्टिकल सा मैं आपको सवाल बताती हूँ। अगर एक चीज़ आपको 100 रुपये में मिल रही है और 100 रुपये में आपको 2 किलो मिल रही है, और एक चीज़ आपको 50 रुपये में 4 किलो मिल रही है, तो आप क्या लेना बेटर करेंगे? केवल इसलिए कि नहीं 100 रुपये के लिए कमिटमेंट हो गया था, या टेक्निकल एरर्स को हमको दूर करना पड़ेगा? जब काली सिंध और पार्वती की जो परियोजना आई है वो ईआरसीपी से लाख गुना बेटर है, तो और बेटरमेंट ज्यादा मिल रहा है। किसी भी चिराग को अलादीन का चिराग बताकर बेच रहे हैं या हाँ नहीं, वो देखिए, आपका चैनल यही है। नहीं, मैं आपसे रिएक्शन लूंगा ना, वो उसी में तो कुछ ऐड कर रहे हैं। अच्छा, मैम आज आप सत्ता में आए हो, हम कैसे अनफेयर हो सकते हैं आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पहले भी फेयर थे, आप हम लोग हमेशा फेयर रहेंगे। देखिए, बात यह है स्वप्निल जी कि जनता का विकास और जनता की खुशहाली के लिए, चाहे ईआरसीपी हो, चाहे पार्वती काली सिंध परियोजना हो, कोई भी परियोजना हो, अगर हमें लानी होगी हम उसको लेकर आएंगे, हम उससे पीछे नहीं हट रहे, हम ये नहीं कह रहे। मगर ये है कि जो भी कम से कम लागत के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देगी, उस परियोजना को जल्दी से जल्दी जो है वो हम ग्राउंड पे ला देंगे। लेकिन पॉइंट वही है, देखिए जो मैं कह रहा था ना कि आप किसी भी चिराग को उठा के बता रहे हैं कि ये अलादीन का चिराग है या असली में वो अलादीन का चिराग है, ये तो जांचना परखना पड़ेगा। देखिए, हमारा काम तो चीज़ों को सही तरीके से बताने का है। आज आपके लिए खुशी मनाने का दिन है, आपको मुबारक हो। और मैं आपकी बात को काफ़ी आसानी के साथ में कहता हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? कहना चाहती हैं जब वही सफ़ेदी वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले वो ना ले, तो बस ये वही ठीक है। मैं अब अगर आप लोग और भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, सिवाय सीएम फेस के, क्योंकि वही एक सवाल इस वक्त आज दिन भर बीजेपी को अनकंफर्टेबल सा करता रहा है। लेकिन ये सवाल भी है कि फिर मंत्रिमंडल में अब कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं? कुछ चेहरे तो जो होते, जिनके बारे में दिनेश शर्मा जी यूपी से आकर यहाँ पर इशारा करके गए, वो चेहरे तो जीते नहीं हैं। असल में ये बात अभी करना स्वप्निल बहुत
नहीं, जल्दबाजी तो नहीं है जल्दबाजी तो नहीं है। शाम को 6 बजे तक ये चर्चा होने लगती है। आगे की बहुत सारी बातें, और ये तो मुझे लग रहा है कि एक एडवाइजरी सेशन है जो अपूर्वा जी के साथ हम कर रहे हैं कि अगले 5 साल में क्या करना चाहिए। और ARCP के मामले में देखिए, कुछ भी कह लें अपूर्वा जी और कुछ भी कह लें अपूर्वा जी की पार्टी, केंद्र सरकार जब चाहती है, जब हुकूमत जब चाहती है तो सारे काम होते हैं। पंजाब और राजस्थान के बीच में पानी का विवाद था बहुत लंबा। इंदिरा गांधी केंद्र में थी प्रधानमंत्री, रातों रात मुख्यमंत्री कौन थे उस वक्त पंजाब के मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने सुबह उठकर सीधा ऐलान किया था कि रात को हम दस्तखत कर चुके हैं, जल समझौता हो चुका है, राजस्थान में पानी आने लगा। जो आपका ये IGNP का जो पानी आता है वो लोगों को तब पता चला दूसरे दिन, जब ये सूचित किया गया कि ये फैसला हो गया है। ये उसके लिए पंजाब के लोग आज भी, वो मुख्यमंत्री कौन थे मुझे याद नहीं, उनको गालियाँ देते हैं कि हमारे हिस्से का पानी राजस्थान को दे दिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, अनपेक्षित सरकार अभी आई है वहाँ, इतने बड़े बहुमत के साथ में। राजस्थान में आपकी सरकार आई है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो यहाँ अब MP, राजस्थान, केंद्र ये सब करने से नहीं चलेगा। और ये कम दामों में ज़्यादा दामों में से भी नहीं चलेगा। या तो हमको बता दीजिए, खोलकर श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, देखिए कम दामों में मिल रही है वही चीज़ जो ज़्यादा दामों में थी और इसलिए हम आपको ये दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। और देखिए दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि हम यहाँ बैठे हुए लोग जानते हैं कि ERCP का मतलब ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट है, लेकिन वो जो उसके बेनिफिशरीज है ना, उसमें मुझे लगता है कि 99%, 90% लोग जानते नहीं होंगे कि ये तकनीकी तौर पर क्या है। वो ये जानते हैं कि हमारा सूखा दूर हो गया, हमारे यहाँ पानी आने लग गया, नहर के ज़रिए हमारे गांव में पानी आता है, खेती किसानी हो रही है, बाग बगीचे लग रहे हैं और बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, खेती बाड़ी यहीं हो जाएगी। तो उन लोगों तक ये फ़ायदा पहुंचना चाहिए। वो ERCP के नाम से पहुंचे या BRCP के नाम से पहुंचे, वो आपका अपना देखने का विषय है। लेकिन फिर वापस वही बात आती है कि उसमें अभी समय है, वो चीज़ें टाइम टेकिंग हैं, उसके लिए अभी आपके ऊपर सवाल नहीं उठेंगे। अभी आपके ऊपर जो सवाल उठ सकते हैं अगले महीने 2 महीने में, वो चेंज क्या महसूस कराया आपने, 30 दिन में क्या चेंज महसूस कराया, 60 दिन में क्या चेंज महसूस कराया, इसको लेकर उठेंगे। क्योंकि जिन मुद्दों पर आप सरकार में आए हैं उनमें जैसे पेपर लीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुझे बताइए, क्या फुल प्रूफ प्लान है आपके पास? क्या पेपर लीक नहीं होने देंगे? कांग्रेस सरकार ने क्या ये चाहा था कि पेपर लीक हो? चाहा था ना कि नहीं लीक हो, नहीं बदनामी हो? तो इन सब चीज़ों के ऊपर अभी आप सवाल करेंगे पूरा जी, उसका एक संयत नपातुला जवाब दे देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके ऊपर बहुत बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। इसके ऊपर बहुत टेक्निकली खास तौर पर कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसको आप फुल प्रूफ मान सकें कि UPSC के पेपर कैसे लीक नहीं होते, बाकी सारे पेपर लीक होते हैं। तो ऐसा कुछ लाना पड़ेगा। राजस्थान में तो कलाकार लोगों की, कारीगरों की कमी नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ तोड़ पहले से निकाल लेते हैं हर चीज़ का। तो हाँ, तो मुन्ना भाई प्रूफ क्या आपकी चीज़ लेकर आएंगी, उसकी तैयारी बहुत एहतियात के साथ और बहुत बारीकी के साथ करनी पड़ेगी। क्या मैं क्लोजिंग मोमेंट पर हूँ, सिर्फ एक सवाल और मैं यहाँ पर अपूर्वा जी आपसे ले रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अमूमन हमने बीते 9 सालों में इस बात को महसूस किया है, कम से कम मैंने तो किया है, कि बीजेपी जब भी किसी स्टेट में आती है, जो पहला डिसीजन लेती है वो बड़ा ब्लास्ट कर देने वाला डिसीजन होता है लोगों के बीच में कि अरे बाप रे ये हो गया। ऐसा कुछ तो पार्टी ने सोच के रखा होगा ना कि हमारा पहला कदम जो होगा वो ये वाला होगा। देखिए, ब्लास्ट करने वाला एक ही डिसीजन है कि जो महिलाओं के यहाँ पर पिछले 5 सालों में आंसू बहे, जो युवाओं के हौसले और सपने कुचले गए, उन सबको न्याय दिलाना है और उन वंचित, शोषित और पीड़ितों की आवाज़ बन के हम जैसे विपक्ष में रहे, अब वैसे ही हम उनका सहारा बन के और उनके हौसलों की उड़ान बन के हम आगे भी रहेंगे। गहलोत साहब कहा करते थे कि इस बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं। मैं कहती हूँ राज बदल चुका है और 5 साल बाद आप देखेंगे रिवाज भी हम बदलेंगे। CM साहब, आज अभी सोशल मीडिया पर ये लाइन भी काफ़ी ट्रेंड कर रही है कि CM गहलोत ये कहा करते थे कि आपको जोड़ना चाह रहे हैं कि हाँ, CM पद मुझे नहीं छोड़ रहा, आज छोड़ दिया। बहरहाल खैर, वो पहले भी 2 बार उनको छोड़ चुका है और वो वापस भी पकड़ सकता है। वो मैं इससे आगे बढ़ते हुए कह रहा हूँ, JP सर कह रहे थे कि इसको कैसे करेंगे, इतने मुन्ना भाई हैं। मैं बीजेपी की स्टाइल में आपको बताता हूँ, जो अभी अपूर्वा जी, अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ माफ़ कीजिएगा अगर नहीं, अपूर्वा जी कह रही थी, मैं बीजेपी की स्टाइल में बताता हूँ इसको कैसे किया जा सकता है। आप ERCP का नाम बदल सकते हैं, तो वैसे आप RPSC का भी नाम बदल दीजिए, पेपर लीक का भी नाम बदल दीजिए, सार्वजनिकीकरण तो वो चीज़ होगी नहीं। देखिए, आज हंसी ठिठोली का दिन है, आज इसलिए क्योंकि आपके लिए अच्छा दिन है, आप इसको हल्के में ले सकते हैं, हम भी हल्के में ले सकते हैं। आज ये हल्की बातें हंसी मजाक चल सकती हैं पर मैं आपको एक चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ अपूर्वा जी, समाचार प्लस की तरफ से, आज से पहले या आज शाम से पहले, आज 3-4 घंटे से पहले आपकी भूमिका अलग थी। हम आपके साथ थे सवाल उठाने के मुद्दों पर। आज के बाद
और इस 3-4 घंटों के दरमियान, या ये कहें इस हंसी टिटोली के सेशन के बाद में, या 2-3 दिन जो आपके अच्छे निकलेंगे उसके बाद में, हम आपके खिलाफ खड़े होंगे इन सारे मुद्दों पर। विपक्ष नहीं, हमारा जो काम है, हमारी जो भूमिका है, हम आपने जब ये कहा कि एक हेल्दी विपक्ष बन के, तो मुझे ये जो आधे घंटे की हमारी बातचीत थी, इसका क्या अनुभव रहा आपका कि ये एक हेल्दी विपक्ष की भूमिका है या सिर्फ सवाल उठाने वाले लोगों की भूमिका है? बताइए जरा। और अपूर्वा जी, आप भी जानती हैं, जब डिबेट्स में आप मेरे साथ जुड़ती हैं तो कांग्रेस से तो हम सवाल पूछते थे, आपसे भी पूछ लेते थे। देखिए, ये मुझे लगता है ना विपक्ष की भूमिका थी, ना सवाल उठाने वालों की भूमिका थी। आपने एक लोकतंत्र के जो चौथा आधार स्तंभ और पिलर होता है, और वो कैसे पॉजिटिवली अपनी भूमिका निभा सकता है, आपने वो सवाल उठाए, आपने वो सुझाव दिए, और भारतीय जनता पार्टी इन सभी सुझावों का खुले दिल के साथ में जो है वो स्वागत करती है। और फिर से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि खुशहाल और विकसित राजस्थान बनाने के लिए आपका सहयोग हमेशा से प्रार्थनीय था, प्रार्थनीय है, प्रार्थनीय रहेगा, और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम उसको करेंगे। सर, आपका क्लोजिंग कमेंट, उसी पर फिर हम ये। अब स्वप्निल, क्लोजिंग का जैसा तो मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन मुझे लेकिन मुझे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आ गई राजस्थान में। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का कैंपेन चलाकर सरकार में, राज में आना जितना मुश्किल रहा होगा, उतना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल अब आने वाले 5 साल हैं, क्योंकि अपेक्षाओं का बोझ बहुत बड़ा है। अपेक्षाओं का बोझ इसलिए बड़ा है कि आपने कह दिया है कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी होता है, पूरा होने की गारंटी होता है। तो आपने जो कहा है, अब की बार अगर आप उन सबको नहीं कर पाए तो आपके एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे। आप उसमें ये कारण गिनाने बैठेंगे, आप दावा करके नीचे फिर छोटा सा स्टार लगा के कंडीशन से अप्लाई करेंगे, तो वो नहीं चलने वाला है। पॉलिटिकल कंडीशन से अप्लाई वो बहुत सीधा तरीका होता है, ये कि ये तो कर देते, लेकिन इसमें देखिए ये होता है, देखिए वो सब लोग समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आपने कहा था ना करिए, लोग इस मिजाज के साथ आते हैं आजकल। तो और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मैंने वो कहा आपको कि मैनिफेस्टो तो थे ही नहीं, गारंटी कार्ड थे, तो गारंटी कार्ड का तो कोई एक्सक्यूज़ होता ही नहीं है। जब गारंटी दे दी तो पूरा करना पड़ेगा। तो 5 साल बाद जब जनता के बीच में जाएंगे, तो इस बार आपको पूरे 5 साल तक इस तरह से सक्रिय रहना पड़ेगा कि आपको किसी तरह का कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं लेना पड़े। आप ये कॉलर ऊंची करके लोगों के बीच में जा सकें कि हमने देखिए कहा था, कर दिखाया, अब आगे हम ये करने वाले हैं। गारंटी शब्द में ही एक लीगल बॉन्ड वाली स्थिति होती है, और ये तो साफ है कि जब गारंटी पर वादा किया है तो वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। रास्ता आगे कितना कठिन है ये खुद 5 सालों में बीजेपी ने कई बार डिबेट्स में बता दिया है। अब उस रास्ते पर कैसे चलना है और कैसे चलती है उस पर समाचार प्लस की निगाह बनी रहेगी। हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखते रहिए समाचार प्लस। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है।